मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अपने आज के शो में हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। बहुत तेजी से बदलती हुई वहां पर कुछ बातें हो रही हैं हुकूमत बनाने की। इसके अलावा पंजशेर का जो मामला है, फिर ये कि वेस्ट में इस वक्त इसके मुतालिक क्या सोचा जा रहा है। इसकी वजह ये है कि वहां पर जो यूरोपीय यूनियन है और कुछ कंट्रीज जो हैं, यूके और दूसरे कंट्रीज, वो अमेरिका को इस हवाले से जो है वो ठहरा रहे हैं जिम्मेदार कि इतनी जल्दी निकलना क्या ठीक था या नहीं ठीक था। और इसके अलावा ये भी कि पाकिस्तान के जो है वो सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े एडवांटेज में है, लेकिन कुछ ये भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे देखिए कि होता है क्या। तो इस सूरत हाल पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे बहुत ही जाने पहचाने जबरदस्त तबसरा निगार बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब, जो कि राइटर हैं, इसके अलावा वो कॉलमनिस्ट हैं और बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच हामिद बाशानी साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। जी। सर, आप खुद भी मुख्तलिफ शोज में भी होते हैं और हम नजर देखते रहते हैं आपको। आप मुझे ये बताइएगा बैरिस्टर साहब कि इस वक्त जो ये सिचुएशन है, चलिए इसका आगाज हम इधर से कर लेते हैं। सर, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि वादी पंजशेर, उसमें कुछ पहले कुछ कहा गया था, उसके बाद हमने देखा कि अहमद मसूद जो है उसकी उनकी तरफ से कुछ और सुनने को मिला। तो वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें जी, ये तो बहुत ही एक्सपेक्टेड किस्म की सिचुएशन है, चूंकि जिस तरीके से तालिबान को समझ लें कि आसानी के साथ, जिसको वो कहते हैं कि इंतहाई पूरा असरार तरीके से पूरे अफगानिस्तान की अमलदारी उनको मिल गई, उससे ये नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए कि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी। डेफिनेटली ये इस बहस से कहता है नज़र के तालिबान कितने अच्छे हैं या बुरे हैं या उनका क्या नज़रिया है, लेकिन अफगानिस्तान की अपनी जो सिचुएशन है हिस्टोरिकली और जो उसका सोशो इकोनॉमिक सेटिंग है और जो डेमोग्राफिक उसकी अपनी फॉर्मेशन है, उसके अंदर ये जहन में रखना चाहिए कि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो किसी न किसी शक्ल में बहरहाल सामने आएगी। ये अलग बात है कि वो रेजिस्टेंस कितनी उसमें ताकत है और वो कितना अरसा जो है वो सस्टेनेबल है या नहीं है, या उसको तालिबान किसी तरीके से क्रश कर देते हैं, ये एक दूसरी बात है। जहाँ तक ये वादी पंजशीर की बात है, तो इसमें तो दो तीन जो वर्जन सामने आ रहे हैं, वो जो अहमद शाह कैंप है वो ये कहते हैं कि हमने 500 तालिबान जो हैं उनको मार दिया, तालिबान कहते हैं कि हमारा कोई नहीं मरा। इस तरह की जो मुतज़ाद खबरें जो इस तरह की चीज़ों पे आती हैं, तो ये तो खैर जो वहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं ऑन ग्राउंड जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो इसका एग्जैक्ट ज़ाहिर है रिपोर्टिंग करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल आप ये कह लेंगे, ये जो आपको कहते हैं ना एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं, कि अफगानिस्तान के तूर अर्ज में जो रेजिस्टेंस होगी मुख्तलिफ हाथों पे मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, इसमें से ये वादी पंजशीर भी एक जगह है। हिस्टोरिकली ये इसलिए मशहूर है कि वहाँ पहले अहमद शाह महसूद के हवाले से एक बड़ा उसका होल्ड रहा है और बड़ी उन्होंने रेजिस्ट किया, तो उस तरीके से उनका एक स्ट्रांग होल्ड जो है वो समझा जाता है। लेकिन इस वक्त आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जिस तरीके से तालिबान ने पेशकदमी की और जिस तरीके से पूरा अफगानिस्तान कैप्चर किया, उसमें ये इतना आसान नहीं है कि उनके खिलाफ किसी बड़ी डिस्टरबेंस का कोई खतरा जो है वो फिलहाल मौजूद नहीं है। लेकिन ये छोटी मोटी रेजिस्टेंस जो है वो रहेगी। ये अहमद शाह महसूद के हवाले से जो और न्यूज़ ये भी आ रही है कि उनका कुछ समझौता हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये प्री मैच्योर है अभी तक इसको कंक्लूड करना। ठीक। क्या सही। हो जी। बैरिस्टर साहब, हम देख रहे हैं कि मैंने आपसे इस टॉपिक, इस पॉइंट पर बात नहीं की, कुछ और लोगों से बात की, मुख्तलिफ आरा मुझे मिली। एक बात ये कही जा रही है कि जो अमेरिका ने ये किया है तो पहले से अंडरस्टैंडिंग थी, या ये कि उनकी कोई स्ट्रेटजी थी, या उनकी मिसकैलकुलेशन थी। आप इसको कैसे देखते हैं? ये मिसकैलकुलेशन है, स्ट्रेटजी है, या अंडरस्टैंडिंग है? देखें जी, इस हवाले से तो इस वक्त तकरीबन तीन चार जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिनको आप कहते हैं वो फ्लोट कर रही हैं अफगानिस्तान के हवाले से। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि जो अमेरिका ने वहाँ से
फौजें निकाली हैं और जिस तरीके से निकाली हैं, इसको कोई भी शख्स, इंक्लूडिंग बहुत सारे जो अमरीकी दानश्वर हैं, आप वहाँ के अखबारात उठा के देख लें या मीडिया सुन लें, तो उसमें वो क्लियरली इस बात पे कोई भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक जो इन्होंने इनखला किया है, ये एक प्लान किस्म का या एक सादा किस्म की मूव। इसको बहुत सारे लोग, इसके साथ जितनी थ्योरियां जुड़ती हैं वो उन पे बिलीव करते हैं। एक थ्योरी ये है कि ये तालिबान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग से ये सारा हुआ है, और चूंकि जाहिर है अमेरिका एक ऐसी पोजीशन में स्टक हो गया था जिसमें जो उसकी अपनी वहां पे इंस्टॉल करदा हुकूमत थी अशरफ गनी की, उसको भी वो जाहिर है उस तरीके से डिच नहीं कर सकते थे या साइड पे नहीं लगा सकते थे, और तालिबान को भी वो किसी तरीके से राजी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तालिबान जो है वो इंसिस्ट कर रहे थे कि या आप हमसे समझौता करें या वार के लिए तैयार हो जाएं, और फिर 4 किस्म की वार के लिए। तो उस सिचुएशन में वो इतने बुरे तरीके से फंस गए थे कि उन्होंने ये तरीका निकाला कि तालिबान को कहा कि ठीक है, हम जो है आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं देंगे, तो आप अगर पेशकदमी कर सकते हैं तो बेशक करें, लेकिन खून खराबा जो कम अज कम हो, ये जो शराइत वगैरह हैं जो उन्होंने रखी। और इसी को कुछ लोग ये वजह बता रहे हैं कि जो मिस्टेरियसली अफगान फोर्सेस हैं, उन्होंने जो बिल्कुल ही जो है वो फाइटिंग या रेजिस्टेंस नहीं की, उसकी वजह भी यही है कि उनके भी जो आला जो कमांड थी उनको बता दिया गया था कि ये अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए आप इसमें रेजिस्टेंस ना करें। और इसमें आइडिया ये था कि जब तालिबान आ जाएं काबुल में, क्योंकि इसके बगैर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम किसी कोलिशन हुकूमत में आ सकते हैं जब तक उनको एक फाते करार ना दिया जाए। तो बातौर फाते जब वो काबुल में आए तो फिर वो सारे सीक्रेट को जो अमेरिकी उनको प्रपोज कर रहे थे उनको हुकूमत में शामिल करेंगे, जैसा कि अब डिस्कशन हो रही है। मुमकिन है उसमें एक अशरफ गनी को एक्सक्लूड करना अमरीकियों की मजबूरी इसलिए हो कि एक तो इंसिस्ट कर रहे थे कि तालिबान के साथ कोई बात नहीं हो सकती, और दूसरा तालिबान के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा आदमी थे, चूँकि हेड ऑफ द स्टेट थे, और उस हवाले से जो उनका एक मामला जो है वो चल रहा था। लेकिन अगर ये बात, इसको मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए नहीं कहता कि देखें, तालिबान और अमेरिका के दरमियान मोहब्बत और नफरत का रिश्ता ही अगर आप इसको कह लें, और यही मुनासिब लफ्ज़ है इसके लिए, ये गुज़श्ता 40 साल पे मोहित है। 1979 में ये काम शुरू हुआ था जब अमरीकियों ने पहली दफा जो है वो तालिबान की सपोर्ट करनी शुरू की। अब ये बात नहीं है कि ये कोई लेफ्ट के लोग या लिबरल या कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या सिविल सोसाइटी उन पे ब्लेम कर रही है, बल्कि ये तारीखी हकायक हैं जो बाकायदा आपको मैसर हैं एक्सेस के लिए फौरी तौर पे। फॉर एग्जांपल, आप हिलरी क्लिंटन की जो है वो स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो वीडियो स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में या सेमिनार्स में या कॉन्फ्रेंसिस में जिन पे डिस्कशन की है, जिनकी हकानियत पे ज़ाहिर है कोई सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ आपका वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है वो सामने है, उसको आप देखें तो उन्होंने किस तरह क्लियरली ये कहा कि जब सोवियत यूनियन वहां पे आया तो हमने तय किया कि हम जा रहे हैं वहां पे मुजाहिदीन को ढूंढते हैं। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए कि हम मुजाहिदीन को ढूंढते हैं, तो जाहिर है उन मुजाहिदीन में 99% जो है वो तालिबान थे। क्योंकि एग्जैक्टली। अरब मुजाहिदीन जो है वो दूसरे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे तालिबान जो खुद अफगान के अंदर अफगानी जो लोग थे, अरब तो बाहर से आए थे। फिर उन्होंने कहा कि हम बाहर से भी मुजाहिद लाते हैं, और उन्होंने लफ्ज वहाबी इस्तेमाल किया कि हम बाहर से वहाबी ब्रांड का इस्लाम और मुजाहिदीन को ले आते हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली सऊदी अरबिया का नाम लिया, और इनको हम जमा करके उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान मिलिट्री से भी बात करते हैं, पाकिस्तान की ISI से भी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से भी बात करते हैं, और हम रेजिस्ट करते हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ। ये आप उनका वीडियो निकाल के देखें। उन्होंने कहा हमने ये रेजिस्टेंस शुरू की, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया हो गए, वो निकल गए, और फिर हमने इन लोगों को इतना जो असला दिया हुआ था, पैसे दिए हुए थे, हम इनको इसी तरह छोड़ के आ गए, जिसकी वजह से बाद में ये मैस क्रिएट हुई। जो अब से मुराद जो वजह वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उस वक्त हम इससे जो है डील कर रहे हैं।
अब इसमें इस पूरी कहानी में आप ये देखें कि तालिबान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान बहुत ही गहरा किस्म का रिश्ता था, जो स्टार्ट हुआ अगेंस्ट सोवियत यूनियन, जिसमें उसकी मुख्तलिफ शक्लें बनी। आप ये देखें कि जो जिनीवा अकॉर्ड हुआ था उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने गारंटर का रोल प्ले किया। जाहिर है एक तरफ तालिबान थे, दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत थी, और उन दोनों को बतौर सुपरविजन जो है वो अमेरिका देख रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है सोवियत यूनियन। जिनीवा अकॉर्ड की खास बात ही यही है कि ये बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान था, और उसमें जाहिर है मेन फ्रीक जो है वो तालिबान थे। बाद में उन्होंने जो टेक ओवर किया, जो 96 से लेके तो आगे तक, जो 2001 तक उनका इक़्तिदार रहा, जिसमें फिर ये जो टेररिज्म को शेल्टर देने की बातें आई, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो है वो जंग शुरू हुई। लेकिन उसके बाद अगर कोई ये कहे कि तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान ताल्लुक खत्म हो गया था, तो वो इस चीज के डायनामिक्स से आगाह नहीं है। क्योंकि ये इनके जो ग्रुप्स हैं, दर्जनों ग्रुप्स हैं, इनमें से कई जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स हैं वो ओपनली कम्युनिकेशन उनकी रही है CIA के साथ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दूसरे सिविल ऑफिसर्स के साथ, या जो मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ। और जाहिर है जिन कुवतों के दरमियान इतना रिश्ता हो, जो एहतादी बन के लड़ें, और जिनके दरमियान आप जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट से लेके मिलिट्री ट्रेनिंग तक उनको प्रोवाइड करें, तो वो उनके बारे में अमेरिका के पास पूरा जो है वो अदाद शुमार थे। और वो जो ये कह रहे थे कि इनको 3 महीने लगेंगे या 2 हफ्ते लगेंगे, ये सारा चीज जो है इस पे क्लियर हो जाती है कि ये पूरा एक प्लान किस्म का मसला था, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे कुछ गारंटीज ली, जिनमें से एक अमेरिका का जो इनखला है, उनके फौजियों से नहीं छेड़ा जाएगा, ये सारी चीज। और ये आपके सामने आप देखें किस तरह अमेरिकी फौजी जो हैं वो आराम से काबुल में घूम रहे हैं, जो एयरपोर्ट की सिचुएशन चल रही है, और जगह जगह उनका आपस में आमना सामना भी होता है, लेकिन कोई इनकाउंटर या कोई तसादम नहीं होता। तो ये महज ना इत्तेफाक हो सकता है, ना अचानक जो बैड गाय टर्न इनटू गुड गाय वाली वो फिल्मी स्टोरी होती है, वो यहाँ पे चल सकती है। ये इसके अंदर जाहिर है एक डीप किस्म की अंडरस्टैंडिंग इसमें मौजूद है। बिल्कुल, आपने सर ये जो पॉइंट उठाया, ये इस पे मैंने भी कई मर्तबा ये मैंने बात की, और मैं भी यही समझती हूँ कि देखिए 2 दिन पहले उनके कब्जे से जब वो काबुल में एंटर हुए, उससे 2 दिन पहले जो अमेरिका की नई स्टेटमेंट आई थी पेंटागन से, वो ये थी कि अभी 90 डेज लगेंगे। ये पॉसिबिलिटी कि हम देख रहे हैं कि वो पहुंच रहे हैं और उनको नजर नहीं आ रही, ये कैसे पॉसिबिलिटी है? फिर भी कहा जा रहा है मिसकैलकुलेशन है, चलिए ठीक है। लेकिन ये जो आपने पॉइंट्स बताए बिल्कुल सही, कि वहां पे फौजी बिल्कुल घूम रहे हैं, अभी तक उनका होल्ड है, वो अभी तक सारे संभाल रहे हैं। एयरपोर्ट पे देखिए आप किस तरीके से उनका होल्ड है। सर ये पाकिस्तान के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने फतह कर लिया, फतूहात हासिल कर ली, बड़ा जबरदस्त जो है करके दिखाया, लेकिन ये भी एक आवाज सुनाई दे रही है कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर क्या हालात जन्म लेते हैं वो आप नहीं कह सकते। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स इसमें मिल सकते हैं या मिल रहे हैं, या क्या होने जा रहा है? नहीं, बेनिफिट्स तो बेशुमार हैं। अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती है तो आप ये समझें कि रीजनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। क्योंकि आप यूं समझ लें कि 1 महीना पहले तक भी, इवन टू बी सेफ, 2 महीने पहले आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बिगेस्ट लूजर समझा जाता था अफगान इशू के अंदर। उस वक्त सिचुएशन ये हो गई थी कि अफगान आम आदमी जो है वो पाकिस्तान को गालियां देता था। अफगान हुकूमत जो है वो उनका ओपन एक्सचेंज होता था पाकिस्तानी ऑफिशियल के साथ, वेरी हार्श और वेरी जो है वो सख्त किस्म के अल्फाज एक्सचेंज होते थे। आपने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बयानात देखे हैं, या उसके जो दूसरे जो हाई ऑफिशियल्स थे जी गवर्नमेंट। जी, तो बहुत ये सख्त दुश्मनी की हद तक है। हाँ, एक स्टेट ऑफ वार, जी जिसका मतलब दूसरा ये समझा जाता था, यानी जो जो हमेशा से बाय डिफॉल्ट समझा जाता है कि उसका फायदा इंडिया को था। क्योंकि जाहिर है जब कहीं भी बर सगीर में या साउथ एशिया में या इस पूरे रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, तो वो एकदम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बन जाती है। तो उसमें ये समझा जाता था कि इंडिया जो है वो एज ए विनर बैठा हुआ है अफगानिस्तान में। $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके उसने जो है अफगानिस्तान के लोगों के अंदर एक गुड विल
जो है वो क्रिएट कर दी है, एक सॉफ्ट कॉर्नर आम आदमी में मौजूद है। और उससे पहले की आप हिस्ट्री देखें तो वो ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी अपने आप को इंडियन बना के पेश करते हैं अपने खतरे के पेश नज़र, जो कि अफगानियों की नफरत का से बचने का या उनके अताब से बचने का एक तरीका। और उस पे भी फिर बड़ी स्टोरियां मशहूर थी कि उन पे अफगान बिलीव नहीं करते और उस ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो करते हैं कि नहीं जी आप इंडियन नहीं, आप पाकिस्तानी हैं, यानी आप अपनी जान बचाने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये किसी पीपल टू पीपल जो रिलेशनशिप का जो होता है ना, ये आप समझ लेंगे बिल्कुल एक डीपेस्ट, एक बहुत ही जो है ना सख्त तरीन पीक होता है। नॉर्मली इस तरह होता नहीं है पीपल टू पीपल। ये चलें फौजों के दरमियान या हुकूमतों के दरमियान इस तरह की इश्यूज होते हैं, ये नहीं होता कि स्ट्रीट पे अवाम जो है एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की नफरत का इजहार करना सही। शुरू हो जाए। और इसके पीछे जाहिर है जो पाकिस्तान का वर्जन था कि जी सारी इंडिया की साजिश है, इंडिया की इन्वेस्टमेंट है, 25 से ज्यादा उनकी जो वहाँ पे कॉन्सुलेट खाने हैं खुले हुए हैं जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ हेट मोंगरिंग के अड्डे। तो उस वक्त आप देख लें कि जब पाकिस्तान हुकूमत से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है अफगानिस्तान की अवाम के किसी आदमी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, तो जाहिर है पाकिस्तान को बिगेस्ट लूजर डिक्लेयर कर दिया गया था। उसकी वजह यह भी थी कि गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अफगान इशू में रही है बड़े मुख्तलिफ तरीकों से। तो अचानक ये जो काया पलट हुई, ये तो आप इसको कह लें कि ये लॉटरी निकलना जिसको कहते हैं ना वेस्टर्न लैंग्वेज में, कि अचानक विंड फॉल हो गई, कि एकदम जो है ये सारा कहाँ की सिचुएशन कहाँ पे आ गई। लेकिन ये तभी इस पे जश्न बनाया जाए कि जब ये सिचुएशन सेटल डाउन हो तो फिर भी यही सूरत हो। अब तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा सर जिसमें हम लड्डू, हम और हमारे साथ ये है ना कि हम लड्डू मिठाइयाँ पहले खा लेते हैं। एग्जैक्टली इस तरह पहले भी लड्डू बांटे जाते रहे, जो कि जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि अभी तक ना ये मामला तय करना अफगानिस्तान के अवाम के हाथों में है, ना रियली तालिबान के हाथों में है, और ना इंटरनेशनल फोर्सेस के। अभी ये दरमियान में हैंग कर रहा है क्योंकि कोई फैसला कुन फोर्स अभी तक सामने नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल अभी तक तालिबान ने भी अपने कोई उस तरह का सब्सटेंशियल हुक्म जो है वो नाफज नहीं किया कि हम ये टेस्ट कर सकें कि क्या तालिबान का वाकया अफगानिस्तान के अवाम पर भी और मुख्तलिफ टेरिटोरीज और डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंसेस पे भी होल्ड है या नहीं है। नंबर एक। नंबर दो ये कि अब ये भी खबरें आ रही हैं कि तालिबान इंडिया को कह रहा है कि जी आप वापस आए और अपने जो $400 मिलियन के प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करें, जिसका अच्छा। मतलब ये है कि इंडिया और तालिबान के दरमियान कम्युनिकेशन जारी है, डिस्पाइट इस फैक्ट के कि इंडिया इसकी तरदीद कर रहा है कि नहीं जी हमारा तालिबान के साथ कोई नहीं है या है जो भी, लेकिन इनफैक्ट इस तरह की बात है। उसके बाद अभी तक ये समझा जा रहा है कि हमारी का इस सारी कहानी से बाहर है, विच इज इम्पॉसिबल टू बिलीव, क्योंकि जो मेन स्टेक होल्डर अमेरिका ही रहा है इस पूरे कजिए में। और अगर उन्होंने ये गलत तरीके से फौजें निकाल दी या उसमें कोई मिस्टेक्स की या ब्लंडर किए या इंतजामी जो खराबियां की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे इस केसेस से जो है आप उनको खारिज कर सकते हैं। तो जाहिर है अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में अभी तक जो सरदमोरी है, एक तरह की मखालफाना किस्म की जो जेत है वो बरकरार है। तो इसलिए अभी इसी स्टेज पे जश्न बनाना और ये कह लेना जी कि वी आर द विनर और इसको डिक्लेयर कर देना, मैं समझता हूँ कि ये कबल अज वक्त है जैसे कि आपने फरमाया, और इसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बाकी कुव्वतों के लिए बन सकती है। वहाँ पे जो मेन प्लेयर्स हैं डेफिनेटली इस वक्त सोवियत रशिया है, वो इस वक्त चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, जिनकी एम्बेसियां खुली हुई हैं। ज़ाहिर है इंडिया की, अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज की एम्बेसीज या स्टाफ वहाँ से निकल गया है, जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो जारी नहीं है। तो जब एक नॉर्मल सिचुएशन रिस्टोर होती है तो चीजें बदलना शुरू हो जाती है, फिर एक तरह की सैनिटी प्रिवेल करती है। और तालिबान भी फिर उस वक्त अपने फायदे और नुकसान की तराजू में रख के देखें कि उन्होंने पाकिस्तान को कितनी स्पेस देनी है, इंडिया को कितनी स्पेस देनी है, चीन को कितने, रूस को कितनी और अमेरिका को। और वैसे बाय द वे
तालिबान का इस वक्त जो स्ट्रक्चर है, जो सिचुएशन वहां पे चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी उनकी अमेरिका पे भी है, पे ही है। उनके जो फंड्स हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो फ्रीज हो गए हैं, उनका जो लेन देन हो सकता है इंटरनेशनल बैंकिंग के साथ, जो कंप्लीटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के होल्ड में हैं। यूरोप के साथ जो उनके मुख्तलिफ कर्जे हैं, जर्मनी के हवाले से जो उनकी फाइनेंशियल एड है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं वेस्ट पे, लॉट मोर देन चाइना एंड रशिया और इंडिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात अभी इसमें वेट करने की जरूरत है कि ऊंट किस करवट बैठता है। ऑल राइट, बिल्कुल सर सही। ये जो आपने पॉइंट बताया बैरिस्टर साहब, देखिए ना, वो जो एक पैकेज उसने अमेरिका ने सोचा हुआ इनके लिए, जो जब अशरफ गनी साहब और वो गए थे, उसके ऊपर भी तो जाहिर है कि फिर वो भी उनको चाहिए, उनको रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन सब कुछ चाहिए, और पैसे के बगैर तो मुमकिन नहीं है। 90s में भी जब वो आए थे, हमने देखा था कि भूख की वजह से कितने लोग वहां पे मरे थे, कितना मसला पैदा हो गया था। बिल्कुल। आप सर, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये होगा कि ये कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी एक बात नजर आ रही है, जिसपे इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये कह रही है, उसने पाकिस्तान को भी कहा है कि जब तक हम हमारे साथ मिलकर, हम जब तक ना कहें तो सबको जो है एक साथ रिकग्नाइज करने की बात होनी चाहिए, और जब तक वो जो ह्यूमन राइट्स के मसाइल हैं, जो खवातीन के मसाइल हैं, उस पे ऊपर वो जब तक एक्ट अपॉन ना करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर तो वो एक्शन, यानी अगर फर्ज कीजिए उनके अमीर हैं या कोई है, उनकी तरफ से तो अनाउंसमेंट हो जाती है, सुहेल शाहीन भी कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि खवातीन को मीडिया में काम करने से रोका जा रहा है। इसके अलावा एक मैं देख रही थी, फ्रांस की एक एंकर थी जिन्होंने रिपोर्ट बनाई, जिसमें एक किसी ने बकरी चोरी की थी, उसके ऊपर वही सजा दी गई जो पहले वो देते थे। तो इसको आप समझते हैं कि वो फिर इसको भी ठीक कर लेंगे? देखें, पहली बात जो हम सबको समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान जो है ना, इज नॉट काबल। अफगानिस्तान एक वसी व अरीज कंट्री है, और इसकी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ऐसे इलाकों में आबाद है जहाँ कोई कानून नहीं है, जहाँ कोई रिट ऑफ द स्टेट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहाँ है क्या कि लोकल सतह पे जो जो कोई ट्राइबल चीफ है या विलेज का हेड है या किसी एक छोटे से ग्रोह का सरबराह है, तो उसका हर्फ जो है वो कानून है। अब ना वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कोई इस्लाम है, ना कोई शरिया है जैसे कि समझा जाता है, ना कोई और कानून है। कानून नाम की चीज नहीं, ये एक जबानी कलामी किस्म के रस्म और रिवाज हैं जिसकी बुनियाद पे वो मुल्क चल रहा है। अब उसको रिप्लेस करना एक हुकूमत के साथ जिसके पूरे मुल्क पे अमलदारी हो, और एक ऐसे ग्रोह के जरिए जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, लीगली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग। अभी तक तालिबान जो है उनके पास एक क्लियर एजेंडा नहीं। मैं ये कह देना कि हम जी इस्लामी अमारात या शरीयत नाफज करेंगे, ये काफी नहीं है, क्योंकि जब उसकी निटी ग्रिटी पे ही हमेशा जाके प्रॉब्लम खड़ा होता है। जिस मुल्क में भी ये डिस्कशन होती है, ख्वाह वो ईरान में हो, सऊदी अरब में हो, पाकिस्तान में हो, इस्लामी निज़ाम की जो रियल इम्प्लीमेंटेशन का जब क्वेश्चन आता है, तो देन इट बिकम्स ए रियल क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी कि भाई ये है क्या निज़ाम, और इसके क्या निटी ग्रिटी है, रूल्स क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो इसका ताल्लुक बनेगा ह्यूमन राइट्स के साथ। इस वक्त जो वेस्ट की नाराजगी है, वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन जिसमें अमरीकी भी शामिल हैं, उनका ख्याल ये है कि ह्यूमन राइट्स के महाज पे और डेमोक्रेसी के महाज पे जो है अमेरिका ने एक तरीके से तालिबान के आगे सरेंडर किया है। आल्दो के उनसे गारंटी ली दुआ एग्रीमेंट में, तो वो गारंटी तो तभी काबिल अमल है जब तक ये मानेंगे कि हम अंडरस्टैंडिंग से निकले हैं और तालिबान के साथ ये अंडरस्टैंडिंग शामिल थी। जब आप ये नहीं मानेंगे तो फिर कोई गारंटी काबिल अमल नहीं, चूंकि तालिबान अगर फातेह हैं और आपने शिकस्त पाई हुई है, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि ये जो स्टेज किस्म की शिकस्त होती है, स्टेज किस्म की फतह हमने बहुत दफा देखी है तारीख में, लेकिन स्टेज किस्म की जो शिकस्त है कि अमरीकी को ये शिकस्त दे दी तालिबान ने, दिस इज ए ड्रामा, दिस इज ए रियली एक जो है ट्रेजिक ड्रामा जिसको आप कहते हैं। तो इस हवाले से वेस्ट नाराज है। कोई आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि ख्वातीन के हुकूक महफूज नहीं है, चूंकि दे डू नॉट बिलीव इन ए सिस्टम कि जिसमें ख्वातीन को हुकूक मिल सकते हैं। ये कह देना कि जी आप बुरके के बजाय हिजाब पहन के अनाउंसमेंट कर लें, ये शहर के चंद जिलों की बात है, लेकिन पूरे अफगानिस्तान में सारा ख्वातीन आबाद हैं और रोजमर्रा की उनकी जिंदगी की जरूरियात हैं, उसमें उनका जो एटीट्यूड है वो जो कबायली ट्राइबल जो चीफ हैं उन पे उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है।
वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए भी ये एक शर्म की बात है। वो कहते हैं कि हमने अफगान अवाम के हाथ पांव बांध के उनको तालिबान के आगे फेंक दिया और खुद भाग गए। दिस इज ए वेरी सीरियस चार्ज व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स और जो डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं। तो इस हवाले से ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। थैंक यू सो मच बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू।